हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीपीसी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सीपीसी के हर एक प्रोविजन को बैरेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। और इससे पहले जो है मैंने एविडेंस एक्ट को कवर किया है। अगर आप एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी लेक्चर सीरीज से एविडेंस एक्ट को पढ़ सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगन विद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 है। ठीक है, हम एक्ट नंबर को अवॉइड कर देते हैं और प्री के अंदर जो है ये क्वेश्चंस आते हैं तो वन वन नंबर भी जो है हमको बहुत ज़्यादा सेटबैक दे देता है। तो आप हमेशा कोशिश करो जब भी कोई एक्ट स्टार्ट करो तो उसका एक्ट नंबर ज़रूर याद रखो। अब इस एक्ट की जो है स्कीम देखते हैं। किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस एक्ट की स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें एक्ट के बारे में एक आउटलाइन मिल जाती है कि एक्ट जो है एक्चुअल में है क्या। तो अब देखते हैं कि इसकी स्कीम के अंदर आता क्या है। सबसे पहले होता है डेट ऑफ एसेंट। इस एक्ट को जो है एसेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की, तो वो कब मिली थी 21 मार्च 1908 को मिली थी। अब इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था, मतलब कि ये एक्ट जो है हमारी कंट्री में कब से काम करना स्टार्ट किया था, मतलब ये लागू कब से हुआ था। इसका इम्प्लीमेंटेशन की डेट कौन सी है, तो 1 जनवरी 1909 को। 21 मार्च 1908 में इसको एसेंट मिली थी और 1909 के अंदर जो है इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। अब इसके अंदर पार्ट्स कितने हैं, 11 पार्ट्स हैं, 158 सेक्शन है और ऑर्डर्स कितने हैं, 51 है। और ये एक प्रोसीजरल लॉ है। बहुत से लोगों को है ना अभी तक यही कन्फ्यूजन रहता है कि सीपीसी में जो है सेक्शंस भी हैं क्या। तो हाँ, सीपीसी के अंदर सेक्शंस भी हैं और सीपीसी के अंदर ऑर्डर्स भी हैं, है ना। और सीपीसी के अंदर जो है रूल्स भी हैं। रूल्स कहाँ पे है, रूल्स जो है इन ऑर्डर्स के अंदर है। ठीक है, तो सीपीसी जो है वो सेक्शंस को भी कंटेन करती है और वो ऑर्डर के साथ साथ रूल्स को भी कंटेन करती है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, लॉ की जो है 2 ब्रांचेस होती है, अगर आपको पता हो तो। एक होती है सब्सटेंटिव ब्रांच और एक होती है प्रोसीजरल, मतलब सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ तो वो लॉ होता है जो कि क्या करता है, किसी भी पार्टी की राइट और लाइबिलिटीज को डिसाइड करता है। वाइल जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो क्या करता है, रेमेडी प्रोवाइड कराता है उस पार्टी को। जो भी उनके राइट और लाइबिलिटी है ना, उनके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड कराता है, रेमेडी प्रोवाइड कराता है। और क्या करता है प्रोसीजरल लॉ, ये जो है कोर्ट जो है उसको जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है ना किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में, तो वो बताता है कि कोर्ट जो है कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा। और जो है प्रोसीजरल लॉ जो है वो क्या करता है, ना ही तो कोई राइट क्रिएट करता है और ना ही किसी पार्टी से कोई राइट को लेता है। ठीक है, इट नीदर क्रिएट्स नॉर टेक्स अवे एनी राइट। क्लियर, आई बिलीव आपको जो है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो सीपीसी जो है क्या है, वो एक प्रोसीजरल लॉ है। क्लियर, अब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो कैसे ये लॉ जो है इवॉल्व और प्रेजेंट एक्ट कैसे आया। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्ट नंबर 8 ऑफ 1859। द फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज इनेक्टेड इन 1859। तो पहला यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब इनेक्ट हुआ, 1859 में। तो 1859 तक क्या होता था, 1859 तक कोई भी यूनिफॉर्म कोड नहीं था। जितने भी एरियाज होते थे ना, उनके जितने भी लोकल कस्टम यूजेस होते थे या वहाँ के जितने भी लोकल लॉज होते थे ना, उनके अकॉर्डिंग उनके मैटर्स को डील किया जाता था। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग जो है उनके मैटर्स को देखा जाता था। ठीक है, तो इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसीलिए जो है 1859 में जो है ये सिविल प्रोसीजर कोड का सबसे पहला कोडिफिकेशन किया गया। 1859 में फर्स्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आया। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब आया, तो 1859 के अंदर आया। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, एक्ट नंबर 10 ऑफ 1877, अ न्यू कोड वॉज इनेक्टेड इन 1877। अब जो 1859 वाला जो एक्ट था ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां थी। ठीक है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे मैटर्स को देखेगा, वो सारी चीज़ें नहीं थी। जितने भी प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट थे ना, उनके रिगार्डिंग में कोई भी प्रोसीजर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट और स्मॉल कॉजेस कोर्ट इनको कवर नहीं किया था 1859 के एक्ट में। तो 1877 का जो एक्ट था वो क्या हुआ, एक न्यू कोड आया 1877 में और इसने क्या किया, 1859 वाले एक्ट को क्या कर दिया, टोटली रिपील कर दिया और नया कोड बन गया 1877 का। नाउ द थर्ड वन, एक्ट नंबर 14 ऑफ 1882। तो 1882 के अंदर क्या हुआ, फिर से एक नया कोड आया।
अब ये नया कोड क्यों आया? जो 1877 वाला जो एक्ट था ना, ये जैसे जैसे टाइम के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, वैसे वैसे पता चला कि यार इस एक्ट के अंदर भी बहुत सारी क्या है, कमियां हैं। तो इसी कारण से इस एक्ट को 1887 के एक्ट को जो है 1882 ने क्या कर दिया, रिपील कर दिया और नया कोड आ गया 1882 के अंदर। नाउ फोर्थ वन, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। अगेन वही बात हुई, फिर से बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे, तो उसी कारण से फिर से ये 1882 वाला एक्ट जो था ये उन चेंजेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। फिर फाइनली जो है 1908 का कोड आया, जो कि प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ठीक है, तो अपन ने इसकी हिस्ट्री देखी, 4 स्टेजेस में हुई है। सबसे पहले 1859 का एक्ट हुआ, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जो है यूनिफॉर्म हुआ था, मतलब कि यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन हुआ था सिविल प्रोसीजर का। फिर सेकंड जो है 1877 का आया, फिर 1882 का आया, और फिर फाइनली जो भी प्रेजेंट एक्ट है 1908 का आया। नाउ द नेक्स्ट इसके अमेंडमेंट देख लेते हैं। और ये अमेंडमेंट जो है, जैसे जैसे हम जो सेक्शंस और ऑर्डर्स पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के थ्रू कोई भी प्रोविजन आया है। अभी हम इतना देख लेते हैं कि कितने अमेंडमेंट हुए हैं इसके अंदर। तो पहला अमेंडमेंट जो है 1951 और 1956 के अंदर हुआ। सेकेंड अमेंडमेंट जो है 1976 के अंदर हुआ, और द लास्ट अमेंडमेंट 1999 एंड 2002 के अंदर हुआ। आप सिर्फ ये ईयर्स याद रख लो, बाकी जितने अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो भी है वो हम जब पढ़ेंगे अभी एक्ट को तब हम कवर करते जाएंगे। नाउ इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। तो ये क्या करता है? कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है कौन से लॉ को? जो कि क्या है, प्रोसीजर से रिलेटेड है, सिविल नेचर के, सिविल जुडिकेटर के प्रोसीजर से रिलेटेड है, उसको कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है। इसका ऑब्जेक्ट ये है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या हो गया? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टाइटल। ये जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आता है शॉर्ट टाइटल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये कब आया था? ये 1 जनवरी 1909। ये हम स्कीम में पढ़ के आए थे कि ये कब से लागू हुआ था। तो ये 1 जनवरी 1909 से लागू हुआ था। ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया के, जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करता है आफ्टर 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। अब इसका जो क्लॉज ए था ना, वो जम्मू एंड कश्मीर वाला था, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया, ऑमिट हो गया है वो। नाउ बी, द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। तो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसका प्रोविजो है। ये एक्ट कब वहाँ पे अप्लाई होगा? ठीक है, प्राइमा फेसी तो ये एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन कब होगा? दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट extend the provisions of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification। तो वहाँ की अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, होल में कर सकती है या पार्ट ऑफ द स्टेट में कर सकती है। क्लियर? तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो ये एक्ट है स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसका प्रोविजो क्या कहता है? अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को जो है क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, अब देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज होते क्या हैं। In this clause, tribal area means the territories which immediately before 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in para 20 of 6th schedule to the constitution। तो ये आप ये याद रखिएगा कि ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म होता है कि व्हाट इज ट्राइबल एरिया अंडर सीपीसी। तो ये याद रखना, ऐसा कोई सा भी एरिया जो 21st डे ऑफ जनवरी से पहले कहाँ इंक्लूड हो गया हो, ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम में। ठीक है, और जो कि पैरा 26 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो अपन को यही याद रखना है कि वो एरिया जो कि इमीडिएटली बिफोर 21st डे ऑफ जनवरी 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम कॉल्ड टू बी द ट्राइबल एरियाज। क्लियर? और ये ट्राइबल एरियाज ये कहाँ मेंशन है? पैरा 26 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में।
Now the four subclause in relation to the Amandivi Island, East Godavari, West Godavari, Vishakhapatnam agencies in the state of Andhra Pradesh and the Union territories of Lakshadweep, the application of this code shall be without prejudice to the application of any rule or regulation for the time being in force in such island agencies or such union territory as the case may be relating to the application of this code. तो सीपीसी और कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? अमन दीवी आइलैंड पे होती है, ईस्ट गोदावरी पे होती है, वेस्ट गोदावरी पे होती है, विशाखापट्टनम एजेंसीज पे होती है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश पे होती है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप पे। ये 7 जगह और है जहाँ पे सीपीसी अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके लोकल रूल और रेगुलेशंस भी हैं, ठीक है, यहाँ के लोकल लॉज वगैरह भी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे सीपीसी भी अप्लाई होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा इसमें सेक्शन 1 के अंदर कि सीपीसी जो है होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होती है। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करते हैं इसमें हम, लेकिन वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होती। कब हो सकती है वहाँ पे? जबकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीपीसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमने पढ़ा कि ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन क्या होती है और साथ में और सीपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। अमन दीवी आइलैंड, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसी, आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में वहाँ के लोकल लॉज के साथ साथ सीपीसी भी वहाँ पे अप्लाई होती है। क्लियर? Now next, by the Amendment Act of 1976, the application of the provisions of the code have been extended to scheduled areas also. ठीक है, तो जो अमेंडमेंट था ना 1976 का, तो वो क्या उसने क्या किया था कि ये जो कोड है इसकी एप्लीकेशन शेड्यूल एरियाज पे भी अप्लाई किया था। तो 1976 से पहले जो है ये कोड शेड्यूल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976 ये कोड जो है वो शेड्यूल एरियाज पे भी अप्लाई होता है, ये याद। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2, जो कि बात करता है डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले जो है 2 सब क्लॉज 1 कहता है कोड। कोड क्या इंक्लूड करता है? रूल्स। बस इतना ही याद रखना है कि कोड से मतलब क्या है? रूल्स है। नाउ सब क्लॉज 2 डिक्री, ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डिक्री क्या होती है? मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144 but shall not include. तो सबसे पहले हम यहाँ तक के प्रोविजन को कवर कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या इंक्लूड नहीं करती है। तो डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब क्वेश्चन रेज होता है कि एडजुडिकेशन क्या होता है? तो एडजुडिकेशन मतलब किसी भी मैटर पर जो कि कोर्ट में गया है ना, वो मैटर कोई भी जैसे सूट हो गया वो कोर्ट में गया है, तो उसके ऊपर कोर्ट जो है क्या करती है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन करती है उस मैटर का। जुडिशियल डिटर्मिनेशन से मतलब क्या कि किसी भी चीज़ पर कोर्ट जो है अपना फाइनल डिसीजन देती है। जैसे मान लो कोई सूट है, ठीक है, उसके ऊपर जो है कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया, डिक्री दी है और फिर जजमेंट आया उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? कोर्ट ने जो है क्या किया? फाइनली उसको डिटरमाइन कर दिया ना, फाइनली उस सूट का जो है डिस्पोजल कोर्ट ने कर दिया। उसको हम कहते हैं कि कोर्ट ने जो है उस मैटर को जुडिशियली डिटरमाइन कर दिया, और ये जुडिशियली डिटरमाइन करने के प्रोसीजर को हम कहते हैं एडजुडिकेशन। क्लियर? अब फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन से मतलब वही कि लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी है, जब अगर हम ऑर्डर 20 पढ़ेंगे, जब वहाँ पे लिखा है कि जजमेंट कैसा होना चाहिए, जजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो वही चीज़ जो कि किसी लॉ के अंदर पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया गया है, पर्टिकुलर मैटर के लिए दिया गया है कि ये चीज़ इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। क्लियर? और ये डिक्री कैसी होनी चाहिए? कॉन्क्लूसिव होनी चाहिए, मतलब जो भी पार्टी के राइट्स हैं, जो भी मैटर गया है कंट्रोवर्सी के अंदर, जो भी मैटर है वो कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन हो चुका है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पार्टली बचा नहीं है, मतलब फाइनली कोर्ट ने जो है फाइनल डिसीजन दे दिया है, कोई भी चीज़ रह नहीं गई है, सब कुछ जो है कॉन्क्लूसिव वे में डिटरमाइंड हो चुका है, उसको हम कहते हैं कॉन्क्लूसिव। नेक्स्ट, ये कैसी होती है? ये प्रिलिमिनरी हो सकती है और ये फाइनल हो सकती है। तो डिक्री जो है 2 तरीके की हो सकती है, या तो प्रिलिमिनरी होगी या फिर क्या होगी? वो फाइनल होगी। और क्या इंक्लूड करती है? डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन। तो डिक्री 2 चीज़ें और इंक्लूड कर रही है। पहला तो क्या? रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट, और सेकंड जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, जो कि एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करता है ना। तो डिक्री हमने क्या पढ़ा? डिक्री
के अंदर डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, और ये पार्टी के राइट्स को कैसे डिटरमाइन करती है, कॉन्क्लूसिव वे में डिटरमाइन करती है। डिक्री दो तरीके की होती है, या तो प्रीलिमिनरी डिक्री होगी या फिर फाइनल डिक्री होगी। और जो है और क्या इंक्लूड करती है, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को भी इंक्लूड करती है और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 को भी इंक्लूड करती है। मतलब ये दोनों चीज़ें भी क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, एक डिक्री है। अब देखते हैं कि डिक्री क्या इंक्लूड नहीं करती है। पॉइंट ए, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। तो ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील कैसे लाई हो रही है, जैसे कि वो किसी ऑर्डर की अपील है, तो उसको हम क्या डिक्री नहीं मारेंगे, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, तो उसको भी हम डिक्री नहीं मानेंगे। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या होता है, जहाँ पे वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन सूट और अपील हो। मतलब कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि सूट फाइल हो जाता है और प्लेंटिफ नहीं आता हियरिंग के टाइम पे, है ना, जो हम पढ़ेंगे आगे ऑर्डर के अंदर। तो क्या होता है ना, जहाँ कहीं पे भी प्लेंटिफ जो है सूट को इंस्टीट्यूट करता है और वो खुद ही जो है डेट ऑफ हियरिंग पे नहीं आता, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लाता, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोर्ट जो है फिर क्या करता है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि यहाँ पे वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। और ये डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसको हम डिक्री नहीं कहते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रीलिमिनरी और फाइनल डिक्री क्या होता है, जो अभी हमने डिक्री की डेफिनेशन में पढ़ा था। अ डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final. तो preliminary decree क्या होती है, जिसमें क्या है, further proceedings होनी बाकी है अभी, ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी बाकी, और मैटर जो है वो क्या है, कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। जबकि फाइनल डिक्री क्या होती है, जिसमें क्या होता है, मैटर जो है कंप्लीटली डिस्पोज हो चुका है, उसको हम कहते हैं फाइनल डिक्री, और उसके अंदर कोई भी जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी बाकी नहीं है। तो प्रीलिमिनरी और फाइनल के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। और इसी के साथ जो है क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन प्रीलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि प्रीलिमिनरी में जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स बाकी होती है, फाइनली जो है डिस्पोजल नहीं हुआ होता है उस सूट का। जबकि फाइनल के अंदर क्या होता है, सब कुछ जो है डिसाइड हो चुका होता है और कोई भी जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स बाकी नहीं होती है। अब आगे देखते हैं, ये जो प्रीलिमिनरी और फाइनल है ना, ये पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और ये पार्टली फाइनल भी हो सकती है। ये क्या चीज़ है, इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो प्लेंटिफ है, वो सूट लेके आता है कोर्ट के अंदर और कहता है कोर्ट को, जो डिफेंडेंट है उसने मुझे मेरी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है, और अब जो है मैं ये सूट फाइल कर रहा हूँ, मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहता हूँ, और साथ में जो है जो भी मैस ने प्रॉफिट है वो भी मुझे चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी से जो भी डिफेंडेंट ने मैस ने प्रॉफिट लिया है वो भी मुझे चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट जो है क्या करता है, उसके पोजेशन के केस में डिक्री पास कर देता है और उसको जो है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देता है। लेकिन मैस ने प्रॉफिट के केस में क्या करता है, वो एक इंक्वायरी बिठा देता है ना। तो जब वो मैस ने प्रॉफिट के केस में इंक्वायरी बिठा रहा है ना, उसको तो हम कहेंगे पार्टली प्रीलिमिनरी, ठीक है। लेकिन उसने पोजेशन के केस में तो डिक्री पास कर दी ना, कि उसको फाइनली उसका पोजेशन दे दिया, तो उसको हम कहेंगे पार्टली फाइनल, ठीक है। अब जब वो मैटर जो है कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा, जैसे कि कंप्लीट उसके मैस ने प्रॉफिट के रिगार्डिंग में वो जो भी डिक्री पास करेगा, तब इस पूरे को मिला के हम क्या कहेंगे, फाइनल डिक्री कहेंगे। लेकिन उसने क्या किया, एक मैटर के केस में तो उसने डिक्री पास कर दी, लेकिन एक में जो है फर्दर इंक्वायरी बिठा दी। तो इस टाइप के मैटर्स को, इस टाइप की डिक्रीज और ऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल। अब केस लॉ देखते हैं, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी। द वर्ड सूट ऑर्डिनरीली मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। तो सूट का मतलब क्या होता है, ऐसी सिविल प्रोसीडिंग जो कि कैसे इंस्टीट्यूट हुई है, प्लेंट के प्रेजेंटेशन से, उसको हम कहते हैं सूट सिविल के अंदर। नाउ द नेक्स्ट, डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन होता है, एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, ठीक है। तो ऐसा उस पर्सन के फेवर में क्या किया है, एक डिक्री पास की है या फिर एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसको कि वो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है, उसको हम कहते हैं डिक्री होल्डर।
सिंपल सा है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। जिसके फेवर में आप डिक्री दे रहे हो उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं। नाउ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड इंक्लूड्स द लोकल लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर कोर्ट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। नाउ 5 फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कोर्ट जो कि इंडिया के आउटसाइड सिचुएटेड है, या फिर वो कोर्ट जो कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है और रेगुलेट नहीं होता, उसको हम कहते हैं फॉरेन कोर्ट। 6 फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। वो जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट ने पास किया उसको हम कहते हैं फॉरेन जजमेंट। द 7th वन, गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर क्या इंक्लूड करता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना। ये मेंस में लिखने को आता है, व्हाट इज गवर्नमेंट प्लीडर, तो आप ये याद रखना, ये सब क्लॉज 7 में है। और गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है, इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर, एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। तो कौन होता है, ऐसा ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और वो परफॉर्म कर रहा है, या तो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है या एनी फंक्शन अपॉन परफॉर्म कर रहा है जो कि उसको इम्पोज किए गए थे उसके ऊपर, ठीक है। साथ ही में कौन होता है, ऐसा प्लीडर जो एक्टिंग कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है। गवर्नमेंट प्लीडर के अथॉरिटी के अंदर रह के वो कोई एक्ट करता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट प्लीडर मानेंगे, ठीक है। 7 है हाई कोर्ट। इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कैलकाटा। हाई कोर्ट तो हमें पता ही है, जो भी स्टेट के जो कोर्ट होता है, जो मेन कोर्ट होता है उसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए बोला है कि इनका हाई कोर्ट जो है वो कौन है, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा है। नाउ इंडिया, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज वी ऑल नो। जज क्या होता है, जज होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट, ये याद रखना है ना। जज कौन होता है, वो होता है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है सिविल कोर्ट का। जजमेंट क्या होता है, मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। तो जजमेंट क्या होता है, जो भी डिक्री और ऑर्डर जो जज ने पास किए है ना, उनको किस ग्राउंड पर पास किया है ना, और उनके रिगार्डिंग में जो भी स्टेटमेंट जज देता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। क्लियर। Now the next, judgment dater means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। तो judgment dater क्या होता है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है या फिर उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है। और डिक्री होल्डर में हमने क्या पढ़ा था, उसके फेवर में होता है, और जजमेंट डेटर में क्या होता है, अगेंस्ट में होता है। Legal representative means a person who in law represents the estate of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of deceased, and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या कौन कौन हो सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि क्या है, एक तो जो कि एस्टेट ऑफ डिजीज, जिनके जो कि लॉ में जो कि रिप्रेजेंट करते हो डिजीज के एस्टेट को, वो। सेकंड क्या होता है, जो इंटरमेडल करता हो एस्टेट, डिजीज़ के एस्टेट के साथ, जो है उसकी प्रॉपर्टी, जो भी सारी चीज़ें मरने वाले आदमी की प्रॉपर्टी वगैरह के बीच में जो भी इंटरफेरेंस कर रहा है वो पर्सन, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। या फिर जहाँ पे पार्टी जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में स्यू कर रही है। रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकते हैं डिजीज़ के, जैसे कि मान लो एग्जीक्यूटिव हो गए, उसके को पार्टनर्स हो गए, उसके जितने भी लिगेटीज हो गए, जब भी जो भी कोई रेजिड्यूरी रह गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। या फिर कोई पर्सन जिसके जिसमें क्या, जिसको क्या हो गई, वो प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व हो गई हो उस पर्सन की डेथ पे, ठीक है। तो इन सारे को हम क्या कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहला कौन, जो कि डिजीज़ के एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो। सेकंड जो इंटरमिडल कर रहा है वो। थर्ड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में स्यू कर रहा है तो। और फोर्थ जो है जिसको कि वो एस्टेट डिवॉल्व हो गया उस पर्सन की डेथ पर, उनको हम कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नाउ 12 मैसने प्रॉफिट, इसको मीन प्रॉफिट भी बोलते हैं और इसको मैसने प्रॉफिट भी कहते हैं। तो मैसने प्रॉफिट क्या होता है, of property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profit, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession।
तो मैसने प्रॉफिट क्या होते हैं, जब किसी पर्सन को राइट टू पजेस है उसकी प्रॉपर्टी का और उसी पर्सन को जो है उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया जाता है और डिफेंडेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है, ठीक है। तो वो अपनी प्रॉपर्टी के पजेशन के साथ साथ डैमेजेस भी मांगे ना, तब अगर जैसे कि मान लो डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ को क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया और डिस्पोजेस कर दिया उसकी प्रॉपर्टी से। अभी हम पढ़ के आए थे ना उसके अंदर पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल के अंदर, तो वही वाली चीज़ है। अब यहाँ पे प्लेंटिफ जो है अपना पोजेशन मांगने जा रहा है कोर्ट में और साथ में कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी प्रॉपर्टी में जो भी मैसने प्रॉफिट उसने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है ना वो टुगेदर विद इंटरेस्ट चाहिए, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्लेंटिव ये बोल रहा है तो उसको हम कहते हैं मैसने प्रॉफिट, मतलब कि उसको जो भी डैमेज हुआ है ना उस पर्सन को उसके डिस्पोजेशन से, प्लेंटिव को उसने डिस्पोजेस कर दिया, उसके राइट टू इंजॉयमेंट में फ़र्क पड़ा, हो सकता है उसके डिस्पोजेशन से कुछ उसको डैमेजेस भी हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मैसने प्रॉफिट कहलाती है। तो उनको जो है प्लेंटिव क्लेम कर सकता है मैसने प्रॉफिट को और साथ में वो कह सकता है मुझे इन मैसने प्रॉफिट के साथ क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक प्रोविजो है इसका, क्या कहता है, शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय पर्सन। अब मान लो वो जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कर दिया है डिफेंडेंट ने, जो है क्या कर दिया, एक छोटी सी कोई शॉप जो है कंस्ट्रक्ट करा ली और उसको किराए पे दे दिया। अब उसका जो भी रेंट वगैरह आ रहा है, तो ये चीज़ें, वो जो चीज़ डिफेंडेंट ने खुद ने की है ना उसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट। जो डिफेंडेंट ने खुद के पैसे लगा के उस प्रॉपर्टी पे की है और उससे वो अब कुछ अर्न कर रहा है ना, वो चीज़ वो प्लेंटिफ को नहीं देगा पोजेशन देते टाइम, ठीक है। प्लेंटिफ की बनाई हुई चीज़ पे जो कुछ भी वो अर्न कर रहा है ना वो सारी चीज़ें जो है वो प्लेंटिफ को देगा, ठीक है। डिफेंडेंट खुद से कुछ कर रहा है और फिर उस पर अर्न कर रहा है तो वो नहीं देगा। तो ये यही कह रहा है कि वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी जो कि डिफेंडेंट जो है इम्प्रूवमेंट से कर रहा है, तो वो वाले प्रॉफिट जो है डिफेंडेंट प्लेंटिफ को नहीं देगा। 13 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करती है, ग्रोइंग क्रॉप्स। इतना ही याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाना, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी नहीं जाना है, अभी जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी नहीं जाना है। सिर्फ सीपीसी के केस में ये याद रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है ग्रोइंग क्रॉप्स को। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। तो ऑर्डर क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी सिविल कोर्ट के डिसीजन का, जिसको हम क्या नहीं कहते, डिक्री नहीं कहते। जिसको भी हम डिक्री नहीं कहते वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। एक चीज़ जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नाउ प्लीडर, प्लीडर क्या होता है, means any person entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, वकील and an attorney of a high court। तो pleader वही होता है जो कि किसी पर्सन के बिहाफ पे अपीयर होता है और प्लीड करता है, और क्या इंक्लूड है, एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट को भी हम क्या कहते हैं, प्लीडर कहते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। जो भी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स है उसको हम प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। इन ये वाली डेफिनेशंस का कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्योंकि हम डायरेक्ट से पढ़ रहे हैं तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना है। नाउ पब्लिक ऑफिसर, इस पे क्वेश्चन आता है। एक तो आता है गवर्नमेंट प्लीडर पे, एक आता है पब्लिक ऑफिसर पे, और डिक्री तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। तो पब्लिक ऑफिसर क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा सा लेंदी सा है, हम एक बार इसका जस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन पब्लिक ऑफिसर होता है, और आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और सब्सटीट्यूट है नहीं। means a person falling under any of the following descriptions, namely judge, every member of an all India service, every commissioned gazetted officer जो कि मिलिट्री में है, नेवल में है, एयरफोर्स ऑफ यूनियन के अंदर है, while serving under the government। next, every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate करना है, उसको रिपोर्ट करना है कोई भी मैटर, इसको हम कहते हैं पब्लिक ऑफिसर। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, उसको भी हम कहते हैं पब्लिक ऑफिसर, है ना। कौन है वो, ये पुलिस वगैरह और ये सारे जो भी होते हैं, जेलर और ये, इनको भी पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंसेस, उसको भी हम क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। Every officer whose duty it is as such officer to take, receive or keep or expand any property on behalf of the government, जिनको हम receiver और ये सब कहते हैं, उनको भी हम public officer कहते हैं। Every officer in the service or pay of the government or remunerated by fee or commission for the performance of any public duty, teachers वगैरह जो सब आ गए, ये क्या है, public officer है।
Now rules means rules and forms contained in the first schedule or made under section 122 और 125. तो rule क्या है, जो भी rules and forms contained in the first schedule क्या है, जितने भी ऑर्डर 51 है ना, ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 51 जो है ना वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आते हैं। सीपीसी जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका पहला पार्ट क्या कहता है, जो कि सेक्शन 158 तक चलता है, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल की बात करता है, उसमें ऑर्डर 51 है। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है, वो सारे रूल्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है और साथ ही में जो कि सेक्शन 122 और 125 के अंदर दिए गए हैं। Now share in a corporation shall be deemed to include stock, debenture और bonds। क्या क्या होते हैं, स्टॉक होता है, डिबेंचर होता है, डिबेंचर और बॉन्ड्स होते हैं। साइन क्या होता है, सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प। सिग्नेचर जो जजमेंट और डिक्री के अंदर होते हैं, और ये क्या इंक्लूड करता है, स्टैम्प को भी इंक्लूड करता है। नाउ सेक्शन 3 सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। अब देखते हैं सबॉर्डिनेशन, देख लेते हैं कौन सा कोर्ट जो है किसके सबॉर्डिनेट है। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ए ग्रेड inferior to that of district court and every court of small causes is subordinated to the high court and district court। तो सबसे पहले होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे अपने आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अपने आते हैं ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, इसके सबॉर्डिनेशन में कौन से कोर्ट आते हैं, ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट। क्लियर, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अपने मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट। लेकिन जो ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट है ये किसके सबॉर्डिनेट में आएंगे, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्लियर। Now next section 4 savings. In the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred by any special form of procedure by or under any other law for the time being in force। तो ये कह रहा है ये कोड जो है ना अफेक्ट नहीं करेगा, क्या किनको अफेक्ट नहीं करेगा, जहाँ पे कोई स्पेशल और लोकल लॉ चलता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, या फिर कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर है किसी भी मैटर को लेके, तो वहाँ पे जो है ये सिविल कोड जो है क्या नहीं करेगा, उन चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा, वो चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, प्रायोरिटी इन्हीं को ही मिलेगी। ठीक है, पहला ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेन इन सबसेक्शन 1 नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी रेमेडी विच a landholder or landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land for the produce of such land। अब इससे मतलब क्या है कि मतलब जैसे लैंड होल्डर जो है और लैंड लॉर्ड जो है, इन दोनों ने क्या कर लिया है, अग्री कर लिया है आपस में कि जब भी रेंट देने की बारी आएगी तो तुम्हारी जो एग्रीकल्चर लैंड पे जो तुम फसल उगा रहे हो ना, उस फसल का जो है मुझे क्या दोगे, हिस्सा दोगे। ठीक है, और उसी को ही मैं क्या मानूंगा, रेंट मानूंगा। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों अग्री कर लेते हैं ना, वहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको याद हो बटाई सिस्टम कि अगर जहाँ पे रेंट देने की बात आती है तो वहाँ पे है ना शेयर ऑफ क्रॉप दे देते हैं। पुराने टाइम में मुगल्स के टाइम पे ऐसा चलता था, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, तो वो कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप इसके बदले मेरी मैं जो भी खेती करूँगा उस पर जितनी भी फसल होगी तो उस रेंट के अकॉर्डिंग जो है आप मेरी फसल ले लेना, है ना। तो ये वही वाला सिस्टम है कि जहाँ पे वो अग्री हो जाते हैं कि रेंट के बदले वो क्या लेगा, उसकी क्रॉप ले लेगा, तो वहाँ पे जो है सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। Now section 5 application of the code to revenue courts, where any revenue courts are governed by the provisions of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the state government by notification in the official gazette declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those courts or shall only apply to them with such modifications as the state government may prescribe। तो सेक्शन 5 जो है ना वो 2 बातें कह रहा है। पहली चीज़ ये कह रहा है, पहली क्या कह रहा है कि जहाँ कहीं पे भी ये रेवेन्यू से रिलेटेड इनैक्टमेंट जो है वो साइलेंट है तो ही सीपीसी अप्लाई होगा। ठीक है,
अगर वो साइलेंट है तो ही सीपीसी अप्लाई होगा, अदरवाइज जो है ये कोड अप्लाई नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो है, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में देके किसी भी प्रोविजंस को एप्लीकेबल कर सकती है, ठीक है, उस केस में जो है सीपीसी अप्लाई हो सकता है। और ये कैसे कर सकती है, मॉडिफिकेशंस के साथ भी कर सकती है, ठीक है। दो ही बातें कह रहा है कि अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो एप्लीकेबल कर सकती है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। और पहली चीज़ ये क्या कह रहा है कि जहाँ कहीं पे भी जो है रेवेन्यू से रिलेटेड लॉ जो है वो साइलेंट है, तो वहाँ पे फिर सीपीसी अप्लाई हो जाता है। नाउ इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेवेन्यू कोर्ट इन सबसेक्शन 1 मीन्स ए कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन। तो रेवेन्यू कोर्ट क्या होते हैं, जिनका जुरिसडिक्शन किससे रिलेटेड है, रेंट से है, रेवेन्यू या प्रॉफिट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस से हैं। तो ये सारे मैटर जो है वो क्या होते हैं, रेवेन्यू मैटर्स होते हैं। और इनको कौन ट्राई करेगा, रेवेन्यू कोर्ट ट्राई करेगा। अब ये क्या इंक्लूड नहीं करता है, सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर दिस कोर्ट टू ट्राई सच सूट और प्रोसीडिंग एज बिंग सूट और प्रोसीडिंग ऑफ ए सिविल नेचर। जो कोई भी सूट और प्रोसीडिंग जो है सिविल नेचर की है और सिविल कोर्ट जो है ट्राई कर रहा है, उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उनको ट्राई करने का, तो वो सारे कोर्ट जो है वो क्या नहीं माने जाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट नहीं माने जाएंगे। नाउ सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। व्हाट इज पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, तो इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of subject matter of which exceeds the pecuniary limit if any of its ordinary jurisdiction। तो हर कोर्ट जो है उसको जो है उसकी अमाउंट और वैल्यू से ज़्यादा वो अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता। सब कोर्ट्स की जो है एक वैल्यू डिटरमाइंड होती है ऑलरेडी हायर अथॉरिटी से, सिर्फ वो उतने तक का ही केस जो है एंटरटेन कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि हर कोर्ट को अपने पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के अंदर रहते ही किसी भी सूट को एंटरटेन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच एक्सीड्स द पेक्यूनरी लिमिट इफ एनी ऑफ इट्स ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो पेक्यूनरी लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, वही पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होता है। अब राजस्थान के केस की बात करें ना, तो सिविल जज जो होता है वो कितने तक के मैटर को ट्राई कर सकता है, सिविल जज 0 to 2 लाख तक के मैटर को जो है सिविल जज ट्राई कर सकता है। जो सीनियर सिविल जज होता है वो कहाँ तक के मैटर ले सकता है, 2 से 5 लाख तक के मैटर जो है वो सीनियर सिविल जज ले सकता है। और जो डीजे होता है वो क्या कर सकता है, 5 लाख प्लस 5 लाख से ऊपर के जितने भी मैटर्स है वो कौन देखता है, डीजे देखता है। तो 2 लाख तक के मैटर कौन देखता है, सिविल जज देखता है। 2 लाख से 5 लाख तक के मैटर कौन देखता है, सीनियर सिविल जज देखता है। और 5 लाख से ऊपर के जितने भी मैटर है वो कौन देखेगा, डीजे देखेगा। क्लियर। नाउ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, ये सेक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो कि सेक्शन 7 में जो है वो प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट की बात की है एंड सेक्शन 8 में जो है वो प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट की बात की है। इसके अलावा इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, सिर्फ एक याद कर लो आप, ये भी अगर याद करो तो ठीक, अदरवाइज ये इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं समझ में आई, हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं समझ में आया, डिक्री ऑर्डर क्या है, प्रिलिमिनरी फाइनल डिक्री क्या है, और भी कोई डेफिनेशंस के अंदर आपको प्रॉब्लम है या कोई भी प्रोविज़न नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।